नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 24 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। आउटसोर्स प्रचलन कम कर 31 मार्च से पहले सरकारी क्षेत्र में 20,000 नौकरियां देगी सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च से पहले हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 20,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और उनके अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी देने की दिशा में बढ़ेगी। नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने बारे तथा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच और कार्यालयों के पुनः स्थापित करने बारे चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार में संरक्षण देने का प्लान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक भर्ती मामले पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोग को भंग कर दिया और नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए सरकार ने सानन कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त नियंत्रक वित्त विधि अधिकारी और प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के एक पद को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर सहायक समूह के 162 पदों की लिखित परीक्षा को पायलट आधार पर करवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। पदों को भरने की अगली प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को योग्यता के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि वह सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने की बात कही है और इस दिशा में सरकार ने 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसके तहत ई-व्हीकल के लिए 800 युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को लेकर 34 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर 11 FIR हुई और 34 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 शिकायतों के आरोप सिद्ध न होने पर इनकी जांच को बंद कर दिया गया है। रोजगार देने के लिए स्थायी नीति की जरूरत। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने के लिए स्थायी नीति की जरूरत है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे पूरी गंभीरता के साथ निपटना होगा। सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, जो बहुत जल्द सिरे चढ़ेंगे। अधीनस्थ चयन बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ, जिसका पर्दाफाश इस सरकार ने किया। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। अभी भी 30 टेस्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, लिहाजा इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। पद्धर बिजनी तक पहले 2 लेन फिर 4 लेन, काम पूरा होने के बाद कांगड़ा शिमला से जुड़ेगा मंडी। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर बदलने वाली है। पठानकोट मंडी को भी NHAI ने प्रदेश के अन्य सभी नेशनल हाईवे की तर्ज पर 4 लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पद्धर से बिजनी के बीच NHAI 4 लेन का निर्माण करेगी। हालांकि यह निर्माण भविष्य में पूरा किया जाएगा। दरअसल 25 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में 2 लेन की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पद्धर से बिजनी तक के लिए दूसरे चरण में 4 लेन का टेंडर दोबारा होगा। इसमें जमीन अधिग्रहण का काम NHAI दूसरे चरण में पूरा करेगी, जबकि पठानकोट से मंडी तक अन्य मार्ग 4 लेन ही बनेगा।
परौर से पद्धर तक के हिस्से को NHAI द्वारा पहले ही 4 लेन में बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल में इस समय 5 बड़े 4 लेन का काम जारी है। इनमें शिमला कालका, कीरतपुर मनाली, पठानकोट मंडी और मटौर से शिमला तक का काम कई हिस्सों में पूरा हो रहा है। इनमें कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को NHAI ने मंडी के सुंदरनगर तक जोड़ दिया है। ऐसे में पठानकोट से मंडी नेशनल हाईवे पर 2 लेन को 4 लेन में बदलने की कवायद शुरू होने के बाद अब मंडी का संपर्क दोनों तरफ से 4 लेन के साथ जुड़ जाएगा। इससे मंडी की शिमला और कांगड़ा दोनों जिलों से दूरी भी कम होगी और सफर करने वाले चालकों का समय भी कम लगेगा। फिलहाल पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर पद्धर से बिजनी तक के हिस्से को 4 लेन में बदलने की कवायद NHAI ने शुरू कर दी है। इस हिस्से को शुरुआत में 2 लेन में बनाया जाएगा, जबकि बाद में इसे 4 लेन में बदला जाएगा। इस 4 लेन के बनने के बाद जोगिंद्रनगर से चंडीगढ़ का रास्ता 4 घंटे और पालमपुर से चंडीगढ़ का रास्ता 4.25 घंटे का रह जाएगा। जोगिंद्रनगर से आगे पद्धर तक कुछ क्षेत्र काफी दूर रह जाएंगे। NH को पठानकोट से मंडी तक बनाएंगे 4 लेन। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने का काम शुरू हो गया है। इसे कांगड़ा के हिस्से में तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ मंडी के बीच के हिस्सों को 2 लेन रखने की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन NHAI इस पूरे मार्ग को 4 लेन बनाने के पक्ष में है। पद्धर से बिजनी के बीच के हिस्से का टेंडर पहले ही हो चुका है। ऐसे में पहले चरण में सिर्फ यही हिस्सा 2 लेन बनेगा, लेकिन इसके बाद इसे 4 लेन में बदल दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में 4 लेन का नेटवर्क तैयार कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लैब स्थापित, धर्मशाला में प्रदेश के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। धर्मशाला में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन की 134वीं जयंती का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधान सलाहकार, नवीनीकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। श्री बुटेल ने डा मेहर चंद महाजन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और CII के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा संचालित पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लैब का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला संस्थान है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लैब स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी एवं चार्जिंग स्टेशन टेक्नीशियन के कोर्स प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट ने डा मेहर चंद महाजन की स्मृति में युवाओं के लिए 10 कोर्स शुरू किए हैं, जो छात्रों के भविष्य को सजाने का महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने ट्रस्ट को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गोकुल बुटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू की है। सार्वजनिक क्षेत्र में ई-वाहनों की खरीद पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए 50% सब्सिडी का ऐलान किया है। श्री बुटेल ने बताया कि हिमाचल सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड के साथ 500 EV चार्जिंग स्टेशन के लिए समझौता किया है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, माननीयों की फ्री यात्रा का 15.15 लाख बकाया। राज्य सरकार को माननीयों की मुफ्त यात्रा के एवज में 15,15,000 रुपए चुकाने हैं। भुगतान का यह बोझ मार्च 2023 तक अधिक खर्च की वजह से बढ़ा है। राज्य सरकार माननीयों की मुफ्त यात्रा पर 48,83,000 रुपए व्यय कर रही है। इसका खुलासा शनिवार को विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में विधायकों ने आयकर भुगतान से राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी बिजली,
टेलीफोन और पानी के बिलों के बढ़े की वजह से बराबर हो गई है। मार्च 2023 तक के लिए 79,96,000 पुनर्विनियोजन प्रावधान में से 75 लाख की कमी विधानसभा सदस्यों ने स्वयं आयकर भुगतान के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 की अंतिम बचत 25,20,000 का भुगतान टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों बढ़ोतरी की वजह से जुलाई 2023 से अटका हुआ है। माननीयों के वाहन खरीदने को ऋण लेने के मामले में 38,49,000 का प्रावधान किया था। इनमें से 28,49,000 का खर्च हो चुका है, जबकि 10 लाख रुपए बचत में है, लेकिन इस बचत का जुलाई 2023 से इंतजार चल रहा है। कैग रिपोर्ट सदन में रखी गई है। कैग रिपोर्ट में वित्त विभाग ने राजस्व घाटे में 1,368 करोड़ 81 लाख की वृद्धि का अनुमान जताया है। राजस्व घाटा 6,072 करोड़ 94 लाख रुपए रहने की संभावना है। राजकोषीय घाटे में 2,615 करोड़ 59 लाख की अनुमानित वृद्धि का अनुमान है। इसमें पेंशन, उपदान और सहायता अनुदान का मुख्य योगदान रहेगा। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 5.82% रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 4,338 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 6,953 करोड़ 72 लाख होने की संभावना है। सीएम ने सराहे विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास, विपक्ष को सलाह, प्रश्नकाल के दौरान वॉकआउट न करें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्र के दौरान बेहतर संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन को नई दिशा दी है और नई प्रथा आरंभ की है। अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को महत्व दिया और जिस तरह से सत्र के अंतिम दिन दो विषयों को एक साथ एकत्रित करके चर्चा करवाई, वह अपने आप में नया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कार्यरत सभी कर्मचारियों, सत्र के दौरान ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारियों व पत्रकारों को अपनी सेवाएं देने के लिए आभार जताया। उन्होंने विपक्ष को सुझाव दिया कि प्रश्नकाल के दौरान वह सदन से वॉकआउट न करें, क्योंकि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय हैं। सीएम से मांगी पक्की नौकरी, धर्मशाला में जल शक्ति पैरा वर्कर्स ने मांगी स्थायी नीति। सीएम साहब हमें पक्की नौकरी दे दो, यह शब्द धर्मशाला शीतकालीन सत्र के दौरान पहुंचे जल शक्ति पैरा वर्कर संघ के प्रतिनिधि ने कहे। शनिवार को धर्मशाला में सीएम से मिलने पहुंचे जल शक्ति वर्कर संघ के दोनों नेताओं ने कहा कि महंगाई के दौर में उन्हें महज 6,000 रुपए वेतन प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि न काफी है। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार उनके लिए स्थायी नीति बनाए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। संघ के युवा प्रदेशाध्यक्ष महेश शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष रजनीश चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 5,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो स्थायी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांग के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए और जो 4 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें रेगुलर किया जाए और 2 साल सेवा काल वाले कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर अगर कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करने से परहेज नहीं करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। पक्की नौकरी की आस लिए जल शक्ति पैरा वर्कर संघ के करीब 500 वर्करों ने जोरावर स्टेडियम में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वह विभाग से 1 दिन का अवकाश लेकर सीएम से मिलने पहुंचे हैं। तपोवन में 33 घंटे चले सदन में 471 सवाल, कई अहम मसलों पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ सत्र।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ है। तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। श्री पठानिया ने कहा कि यह सत्र 19 दिसंबर को 11 बजे शुरू हुआ था। इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। सदन की कार्यवाही लगभग 33 घंटे तक चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। श्री पठानिया ने कहा कि सत्र के प्रथम दिन जहां पर नवनियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय करवाया गया, वहीं स्व बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए गए। प्रथम दिन ही दोनों पक्षों की आम सहमति से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें विधायक विनय कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। इस सत्र में विधायकों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे, जिसमें 348 प्रश्न तारांकित, ऑनलाइन 286, ऑफलाइन 62 तथा 123 अतारांकित प्रश्न, ऑनलाइन 109, ऑफलाइन 14। इस सत्र के दौरान कुल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में नियम 61 के अंतर्गत 4 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सदन में नियम 62 के तहत 5 विषयों पर तथा नियम 63 के अंतर्गत 1 विषय पर सार्थक चर्चा की गई। नियम 101 के अंतर्गत 5, नियम 102 के अंतर्गत 2, नियम 130 के अंतर्गत 7 तथा नियम 324 के अंतर्गत 7 विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। सभा की समितियों के 41 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2022 से 2023 वित्त लेखे खंड 1 एवं खंड 2 तथा विनियोग लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार भी सभा पटल पर रखे गए। प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सत्र के दौरान उनका भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा उप मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष सहित सदस्यों सहित विधानसभा के सचिव और समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश तथा देशवासियों को क्रिसमस तथा नव वर्ष की अग्रिम बधाई दी। सीएम बोले, विपक्ष भी साथ चले दिल्ली। धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह 3 जनवरी को दिल्ली जा रहे हैं। विपक्ष के सदस्य भी उनके साथ चलें। सब मिलकर केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि को जारी करने की मांग करेंगे। विधायक डीएस ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत एसपीओ जवानों को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर मानदेय प्रदान करने का मामला उठाते हुए कि हिमाचल में जवानों को 6 से 7 हजार रुपए ही मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हीं जवानों को 18,000 रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एसपीओ का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया है। जुलाई से बंद पड़ी है शिमला कुल्लू हवाई सेवा, पर्यटक कारोबारी परेशान, उठाई बहाली की मांग। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली पर्यटन स्थल को जोड़ने वाली हवाई सेवा पिछले करीब 6 माह से बंद पड़ी है। सप्ताह में 3 दिन शिमला से कुल्लू उड़ने वाली फ्लाइट गत 10 जुलाई से बंद पड़ी है। एक और प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी ओर फ्लाइट को बंद करके पर्यटन को नुकसान हो रहा है। ऐसे में हवाई उड़ान बंद होने से स्थानीय लोगों सहित देश भर से यहां आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पर्यटक शिमला आते हैं वह कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण और रोहतांग नहीं जा पा रहे हैं।
इसके अलावा जो पर्यटक कुल्लू जिला के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर आते हैं वह भी शिमला, नारकंडा, कुफरी व चायल नहीं जा पा रहे हैं। शिमला कुल्लू फ्लाइट 8 से 11 जुलाई के बीच कुल्लू और मंडी जिले में बारिश से भारी तबाही के बाद बंद की गई थी। इसके दोबारा शुरू न होने से शिमला और कुल्लू जिला के पर्यटन कारोबारियों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। वहीं पर्यटक भी इस रूट पर फ्लाइट शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी सरकार से दोबारा शुरू करने की मांग कर चुका है। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने शिमला कुल्लू रूट पर हवाई सेवाएं जल्द बहाल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इसके बंद होने से टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट को बंद करने की नहीं बल्कि देश के अलग अलग भागों से प्रदेश के लिए उड़ानें शुरू करने की जरूरत है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी जुब्बड़हट्टी के निदेशक धनपाल का कहना है कि शिमला कुल्लू रूट पर हवाई सेवा बंद है। इस रूट पर यात्रियों का अच्छी खासी संख्या रहती है। इसे देखते हुए फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए सरकार को लिखा गया है। हिमाचल में बना जल आयोग, आपत्ति के बाद भी शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 3 विधेयक पास। विधानसभा के तपोवन विंटर सेशन के आखिरी दिन विपक्ष की हल्की आपत्ति के बावजूद आखिरी दिन शनिवार को राज्य सरकार की ओर से सदन में रखे गए तीनों विधेयक पास हो गए। इनमें से एक बिल वाटर सेस कमीशन को लेकर था, जिसे अब वाटर कमीशन बना दिया है। दूसरे बिल के जरिए राजस्व विभाग की तरफ से स्टाम्प एक्ट में भी संशोधन किया गया। इस माध्यम से राज्य सरकार ने माइनिंग लीज पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है। यह मार्केट वैल्यू या रॉयल्टी में से जो भी ज्यादा हो उसका 6% होगी। कंपनियों के मर्जर या अमालगामेशन पर भी अब हिमाचल सरकार 8% स्टैंप ड्यूटी लेगी। तीसरे बिल के माध्यम से एक संशोधन हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम में हुआ। इसमें पहले सिर्फ प्लास्टिक को ही लिया जाता था, लेकिन अब ऐसी सामग्री को भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में माना जाएगा, जो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की विशिष्ट तापमान स्तर पर 6 महीने तक गलता नहीं है या खाद में कन्वर्ट नहीं होता है। 10 गुना बढ़ा दी स्टाम्प ड्यूटी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी शुल्क के चुकाने होंगे 100 से 1000 रुपए। प्रदेश सरकार ने भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन कर स्टाम्प ड्यूटी को 10 गुना बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिना सोच समझ के गलत निर्णय लिए हैं। गौर हो कि अब पुरुषों को 50 लाख पर 6% और इससे अधिक की खरीद पर 8% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) शुल्क को 100 से 1000, 150 से 1500 और 200 से 2000 रुपए किया गया है। न्यूनतम 1000 पर 5000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी किया गया है। 100 की जगह 200 रुपए जीपीए करना तो सही होता। सरकार 5% की वृद्धि करती तो उसे उचित माना जाता, लेकिन 100 को सीधे 1000 रुपए करना सही नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी में 10 गुना वृद्धि करना अचंभित करने वाला निर्णय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी वृद्धि चुकाने में लोग असमर्थ होंगे। चेतन बरागटा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों के कारण जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। सरकार द्वारा की स्टाम्प ड्यूटी वृद्धि को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का बढ़ेगा वेतन, मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा को सूचित किया कि वह जल्द ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पांगी में तथा लाहौल स्पीति और भरमौर में तैनात 526 विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के वेतन में वृद्धि के मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। डलहौजी से सदस्य डीएस ठाकुर की ओर से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि उनका 3 और 4 जनवरी को श्री शाह से मिलने का कार्यक्रम है और यह मुद्दा उनके समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए धनराशि जारी करने के संबंध में केंद्रीय मंत्री के साथ एक बैठक निर्धारित है और वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। श्री सुक्खू ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाने के लिए चुराह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हंसराज की प्रशंसा की। इससे पहले सदन में एसपीओ के वेतन मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जो नियुक्त कर्मचारी राज्य के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जो कि पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य की ओर से भुगतान किए जा रहे 18,000 रुपए की तुलना में बहुत कम है। श्री हंसराज ने सदन में इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में राज्य से अधिसूचना चाहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने एसपीओ का वेतन 28,000 रुपए और हरियाणा ने 26,000 रुपए कर दिया है। इस सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर राज्य में एसपीओ का वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि 1998 में चंबा के कालाबन और सातरूडी गांव में आतंकी हमले के बाद जम्मू के डोडा इलाके से लेकर हिमाचल तक आतंकियों ने धावा बोलकर 35 लोगों की जान ले ली थी। घटना के बाद केंद्र ने सीमावर्ती इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया था। सीमावर्ती क्षेत्रों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वापसी के बाद राज्य पुलिस ने खाली पड़े सीमा की रक्षा के लिए 526 एसपीओ नियुक्त किए। खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार, लाहौल स्पीति में शुरू हुआ दौर, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसान और पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। लाहौल स्पीति में शनिवार को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताज़ा हिमपात होने से लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने सोलंग नाला से लाहौल की तरफ आने वाले पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाजाही जारी है। शनिवार को दोपहर बाद जिला मुख्यालय केलांग में बर्फबारी शुरू हुई, जबकि कोकसर समेत स्पीति के लोसर, हंसा और क्यामो में सुबह से ही बर्फबारी जारी है। सिस्सू में बर्फबारी के बीच सैलानी अटखेलियां करते नजर आए। बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबारियों के साथ किसान चिंतित थे। रोहतांग, कुंजम, बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रा में करीब आधा फुट तक बर्फ गिरने की सूचना, जबकि केलांग में 2, सिस्सू 3, उदयपुर में 2 और लोसर में 4 इंच तक बर्फ गिरी है। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि अटल टनल होकर लाहौल आने वाले पर्यटक सफर के दौरान एहतियात बरतें। आ गया आईटीएमएस 4 लेन पर तय गति से अधिक स्पीड पड़ेगी महंगी, कटेगा ऑटोमेटिक चालान। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर अब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस के राडार पर रहेंगे। नियमों का उल्लंघन होते ही ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। अब तक 4 आईटीएमएस स्थापित कर दिए गए हैं। 4 लेन पर वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है, लिहाजा ओवर स्पीड पर झट से चालान कट जाएगा। डीएसपी मुख्यालय बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि 4 लेन पर 4 चुनिंदा जगहों पर आईटीएमएस लगाए गए हैं, जिसके तहत पहला आईटीएमएस कैंची मोड़, इससे आगे मंडी भाड़ी
ओहर और टिहरा टनल शामिल हैं। 4 लेन पर वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 तय की गई है और नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन का ITMS से ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।